बुंदेलखंड राज्य के एक छोटे से गांव में सुरेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुरेश के माता-पिता सड़क दुर्घटना में सुरेश के बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सुरेश के ऊपर बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तभी से सुरेश गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता है और सुरेश की पत्नी नीतू गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं। दोनों के इतने मेहनत करने के बावजूद भी कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, गर्मी समाप्त होने लगती है और ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ महीना बीतता है, खूब कड़ाके की ठंडी होने लगती है। हर साल ठंडी कुछ कम पड़ती थी, लेकिन इस साल ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। गांव के लोगों का जीना बेहाल कर रखा था। इस बार की ठंडी कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो नीतू, इस बार कितनी ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ाके की ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठंड के मारे सारा बदन जमने लगता है। इतनी ठंडी में घर से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। अच्छा नीतू, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार साहब गुस्सा करेंगे। इतना कहकर सुरेश काम पर चला गया। जीतू बेटा, तेरे पापा तो काम पर चले गए, मैं भी अब काम पर जा रही हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गई। तू घर का देखभाल करना और अपने घर में ही रहना। इतनी ठंडी में घूमने मत चले जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मैं जल्द ही आज आने की कोशिश करूंगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बेटा, खाना बनाकर रख दी हूँ, जब भूख लगे तब खा लेना और अपने कमरे में जाकर लेट जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। एक बार और बता रही हूँ, टाइम पर खाना खा लेना बेटा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाना इतनी कड़ाके की ठंडी में। जीतू को इतना समझाकर नीतू भी काम पर निकल पड़ी। थोड़ी देर में नीतू मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दयी था और अलाव के पास खड़ा होकर अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी मुखिया की नजर नीतू पर पड़ी और तभी नीतू के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, नीतू, कितनी देर से आ रही हो? तुम्हें नहीं पता कि ठंडी में मेरे घर के लोग जल्दी से काम खत्म करवाना चाहते हैं। लगता है तुम लोग काम की कीमत नहीं समझती हो। सिर्फ तुम लोगों को बिना मेहनत के ही सैलरी चाहिए। मालिक, माफ कर दीजिए, ठंड इतना होने के कारण सो के उठने में लेट हो गई, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा दूं। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। देखता हूँ तुम कितनी जल्दी काम निपटा दोगी। अगर काम में जरा सा भी लापरवाही हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। मुखिया की यह सब बातें सुनकर नीतू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए मुखिया की सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर मुखिया की बातें सुनने के बाद वह चुपचाप अपना काम करने जा रही थी। तभी वहां मुखिया की पत्नी आ जाती है। क्यों डांट रहे हो नीतू को इतनी ठंड में? ये भी इंसान है, हमारे यहाँ काम करने आई है। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इन सब पर? इतनी ठंडी हो रही है, फिर भी ये काम पर आए हैं। आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए इन सबको। बेचारी ये नीतू अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आई है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये सब हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। यह लोग ऐसे ही ठंडी का बहाना बनाएंगे। गर्मी भर इन लोगों का यही हाल था और ठंडी में भी इनका यही काम है, सिर्फ बहाना बनाना। नीतू ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर मुखिया के पास से चली आई और अपने बेटे जीतू के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन नीतू के मन में मुखिया के व्यवहार को लेकर आक्रोश बनने लगा। इधर सुरेश ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेत में मजदूरी कर रहा है। जमींदार अपने खेतों का काम करने के लिए सभी मजदूरों पर सख्त निगरानी रख रहा है। सुरेश काम सही से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं, लेकिन आपका काम पूरा करके जाऊंगा।
आप चिंता ना करें मालिक है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंड मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। अगर मैं काम पूरा नहीं किया तो जमींदार साहब मुझे काम से निकाल देंगे, तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? नीतू भी उतना नहीं कमा पाती कि जिससे महीने भर का खर्चा चल जाए। सुरेश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते हाथ पैर ठंड से अकड़ गए थे, लेकिन फिर भी काम कर रहा था, क्योंकि उसे अपने बेटे जीतू और अपनी पत्नी नीतू के लिए कमाना था। सुरेश जानता था कि मेहनत ही उनका सहारा है। मालिक, थोड़ा काम बच गया है, कल सुबह आकर वो भी पूरा कर लूंगा। ठंड बहुत बढ़ रही है, अब आप मुझे घर जाने की इजाजत दे। मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। नहीं सुरेश, आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ लेना कि तेरी नौकरी गई। और इतना कहकर सुरेश फिर काम पर लग जाता है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सुरेश इतनी ठंड में किसी तरह काम निपटाकर लौटने का सोच ही रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। सुरेश मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसकी मजबूरियों ने उसे चुपचाप करा रखा था। और इधर ठंडी अपने चरम सीमा पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे हुए थे। कुछ लोग तो बिस्तर में पड़े हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। इस बार की तो ठंडी में गरीब परिवार के लोग और भी दुखी थे। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां गर्मी के मौसम में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। रामदीन, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार वह किसी तरह चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, बेटा, इस सर्दी के डर से तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। हमें हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा अपने गांव वालों के लिए। अगर ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन चाचा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो हाथ पैर जम जाते हैं, और इतनी लकड़ियां काटने में तो पूरा दिन लग जाएगा। भाइयों, ये ठंडी बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें कष्ट करके लोगों के लिए लकड़ियां लानी होगी, ताकि हमारे गांव के लोग सही सलामत रहे। अपने गांव वालों के लिए हमें यह कष्ट उठाना पड़ेगा, ताकि हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था रहे। गांव के लोग रामदीन के बातों से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। रामगढ़ की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। सुरेश के घर लौटने के बाद नीतू ने उसे जीतू के तबीयत के बारे में बताया। जीतू की यह हालत देखकर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? इतनी कड़ाके की ठंडी में जीतू को कहां लेकर जाऊं? किस डॉक्टर को दिखाऊं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुरेश इतना सोचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, नीतू, अब लगता है कि ठंडी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। घर में अलाव जलाना भी जरूरी हो गया है, लेकिन सूखी हुई लकड़ियां कहां से लाऊं? महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक सूर्य देव का दर्शन भी नहीं मिला। और तो और जमींदार ने इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय तक नहीं मिला। सुनिए जी, मैंने सोचा था कि मुखिया जी से कुछ मदद मांग लूं, लेकिन उससे पहले मैं उनसे कुछ कहती, वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जैसे ही काम पर पहुंची, सिर्फ चिल्लाने लगे। नीतू, ये सब बड़े लोग हैं, हमारी परेशानी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और इन सब जमींदारों के लिए हमारी तकलीफों से क्या मतलब है? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं, और हम गरीब लोग तो जैसे तैसे अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये अमीर लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। मदद की तो बात छोड़ो, ये हमारे हक के पैसे भी नहीं देते। और फिर नीतू रसोई में गई और कुछ लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थी। सुनिए जी, मैंने कुछ लकड़ियां बचा कर रखी थी।
लेकिन इतनी लकड़ियों से ज्यादा देर आग नहीं जल सकती, लेकिन जीतू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके नीतू और सुरेश ने मिलकर अलाव जलाए, जिससे उनका घर थोड़ा गर्म हो सके। नीतू, क्या मालकिन जी ने तुम्हारी कुछ मदद नहीं की थी? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अरे उन्होंने तो कंबल और रजाई दी थी जो जीतू ओढ़कर लेटा है, लेकिन मुखिया जी के गुस्से की वजह से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो मुझ पर ही चीखने चिल्लाने लगे। हमारी जिंदगी में हर जगह यही दिक्कत है नीतू। सेठ लोग हम जैसे गरीबों को लात का मैल समझते हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि हम कितनी मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग हमें देखकर आंखें फेर लेते हैं। और इन सब जमींदार लोगों के लिए 2-4 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी ये लोग हमारे हक के पैसे भी नहीं देना चाहते। न जाने ये सेठ लोग हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं। जीतू अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांप रहा था। नीतू उसके पास बैठी रही और सुरेश को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। सुनिए जी, कुछ भी करके जंगल से हमें लकड़ियां लानी होगी। अगर जीतू को कुछ हो गया तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या करें जी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम जीतू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। तो हमारे पास एक ही सहारा है कि जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आए, ताकि अलाव से यह घर गर्म रहे, ताकि जीतू की तबीयत और ना खराब हो। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है नीतू, मैं कुछ करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल में जाना ही पड़ेगा। तुम जीतू का ख्याल रखना। और फिर सुरेश आधी रात को जंगल में लकड़ी लाने के लिए चल दिया और दरवाजे के पास खड़ी होकर नीतू सुरेश का इंतजार करने लगी और मन ही मन में दुआ कर रही थी कि सही सलामत घर लौट आए। कुछ समय इंतजार करने के बाद नीतू जीतू के पास जाकर बैठ गई। जीतू की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। नीतू तबीयत को लेकर चिंतित थी। जीतू की सांस भी भारी होने लगी थी। जीतू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और फिर ये ठंडी तुझे परेशान नहीं करेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। जीतू ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन जीतू अपनी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन किसी तरह जीतू अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अब भी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे। नीतू ने अपनी आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब सी उलझन थी और जीतू की और हालत बिगड़ती जा रही थी। बेटा तेरे पापा आते ही होंगे, तू आंखें मत बंद करना। नीतू इतना कह ही रही थी, तब तक सुरेश घर पहुंच जाता है और नीतू सुरेश से कहती है, सुनिए जी, मेरे लाल की तबीयत और खराब होती जा रही है। आप किसी से जाकर मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब अलाव के भरोसे हम अपने लाल को नहीं बचा सकते। हमें जीतू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं जमींदार जी से मदद मांग लेते? जब आप उन्हें जीतू के बारे में बताएंगे तो जमींदार साहब हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम सही कह रही हो नीतू, मैं अभी जाकर जमींदार से मदद मांग लेता हूँ। और इतना कहकर सुरेश जमींदार के पास चल देता है। कुछ ही क्षण में सुरेश जमींदार के पास पहुंचता है। क्या बात है सुरेश, इतनी रात को हमारे पास क्यों आए हो? जमींदार साहब, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता, ताकि मेरे बेटे की जान बच जाए। देखो सुरेश, मैं पैसे से समझौता नहीं करता। तुम हमारे पास काम करते हो, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि हमारे यहाँ जितने सेवक काम करते हैं सबके बीवी बच्चों के इलाज के लिए ऐसे रुपए दान देता रहूं, तो मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ेगी और मुझे हाथ में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दे सकता। जमींदार की बात सुनकर सुरेश चुपचाप घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी, जमींदार साहब ने पैसे दिए? नहीं नीतू, जमींदार ने मुझे रुपए देने से साफ मना कर दिया। बोले, मैं किसी का ठेका नहीं ले रखा हूँ जो हर किसी के बीवी बच्चों का इलाज कराता रहूं, और बोले, ना ही इतना बड़ा आदमी हूँ मैं। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं जो इंसान के जान से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं? ये लोग जितने बड़े आदमी हैं, इनके दिल उतने ही छोटे हैं। नीतू, तुम एक बार मुखिया जी की पत्नी से जाकर कहो, वो बहुत ही नीक स्वभाव की हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी।
मैं जीतू के पास बैठा हूँ। तुम जाकर एक बार उनसे मदद मांग कर तो देखो। ठीक है जी, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे तो मेरा हृदय नहीं कह रहा है किसी से मदद मांगने के लिए। जमींदार ने तो जवाब दे ही दिया है। मुझे डर लग रहा है कहीं मालकिन भी जवाब ना दे दे। लेकिन बात मेरे बेटे जीतू की है, इसीलिए मैं मालकिन से जरूर मदद मांगने के लिए जाऊंगी। और फिर नीतू इतनी ठंडी में किसी तरह मुखिया के महल में पहुंचती है और मालकिन को आवाज देती है। मालकिन आवाज सुनकर बाहर आती है और नीतू से पूछती है, क्या हुआ नीतू, इतनी रात को मुझे क्यों बुला रही हो? कोई समस्या है क्या? हाँ मालकिन, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है, किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। इसीलिए आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। नीतू तुम घबराओ मत, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और 1000 रुपए लेकर आती है और नीतू को दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपकी वजह से मेरे जीतू की जान बच जाएगी। मैं आपकी यह एहसान कभी नहीं भूला पाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हो नीतू? जीतू मेरा भी बेटा है। अच्छा अब तुम जल्दी घर जाओ और जीतू को कल सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। कुछ ही देर में नीतू अपने घर पहुंची। क्या हुआ नीतू, मालकिन ने कुछ पैसे दिए क्या? हाँ जी, मालकिन ने 1000 रुपए दी हैं और बोली है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। नीतू, आज मालकिन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान उनको हमेशा सुखी रखें। नीतू तुम भी थक गई होगी, जाकर जीतू के पास लेट जाओ। हम कल सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। अगली सुबह होती है, खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता है। लेकिन किसी तरह सुरेश और नीतू अपने बेटे जीतू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं। क्या हुआ इस बच्चे को? डॉक्टर साहब, ठंड लग गई है मेरे बेटे को, 2 दिन से बहुत बीमार है। किसी न किसी तरह आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। ठीक है, मैं दवा देता हूँ, घर जाकर खिला देना। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर को दिखाकर जीतू और उसके मम्मी पापा घर पहुंचते हैं। नीतू जीतू को दवा खिलाती है। अगली सुबह होती है। जीतू पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जीतू को स्वस्थ देखकर सुरेश और नीतू के जान में जान आती है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक एक गरीब मजदूर था। वो एक टूटे फूटे घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। चंपक रोज सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और गांव के किसानों का अनाज और फल सब्जी गोदामों तक ले जाता था। बस इसी काम से जो फूटी कौड़ी उसे मिलती, उससे अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो वापस आया तो घर की छत टपक रही थी और चंपक की पत्नी ने उससे बोला, अजी ये देखिए, अभी बरसात शुरू नहीं हुई और छत से पानी टपक रहा है। क्या करूं दीपाली, कब से छत की मरम्मत करवाने का सोच रहा हूं, लेकिन इतने पैसे ही नहीं बचते। जो कमाता हूं उससे रोज का राशन बमुश्किल मिलता है। मैं तो सोच रहा हूं ये गोदाम का काम छोड़ दूं और कोई और काम ढूंढ लूं। नया काम ढूंढने में तो बहुत समय लग जाएगा और हमें घर की छत जल्दी ठीक करवानी होगी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। रोशनी बता रही थी कि इस बरसात में खूब तूफानी बारिश होगी। अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो इस टूटी फूटी छत के नीचे हम सब बीमार पड़ जाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो दीपाली। अच्छा, मैं जमींदार के पास जाता हूँ। पिछले हफ्ते उसकी सब्जी मंडी ले गया था, हो सकता है वो अब मेरी कुछ मदद कर दे। ये कहकर चंपक जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है। नमस्ते जमींदार जी, कैसे हैं आप? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे चंपक, हाँ हाँ कोई नहीं, आ जाओ, बताओ कैसे आना हुआ? जमींदार जी, एक मुश्किल आन पड़ी है, इसलिए कुछ मदद चाहिए थी आपकी। बरसात अभी शुरू नहीं हुई है और घर का छत टपक रहा है। सेहन की दीवार तो बस टूटने ही वाली है।
अगर फौरन से मरम्मत ना करवाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछली दफा भी सैलाबी रिले के दौरान मेरी बकरियां बह गई थी। अगर वो होती तो उन्हें बेचकर मरम्मत करवा लेता। और तो और इस दफा मजदूरी भी इतनी कम मिली है कि कुछ बचा ही नहीं पाया। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। चंपक, मुझे तुम्हारे घर के हालात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी जिम्मेदारी बहुत घाटे में जा रही है। इस दफा चावलों की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई और जो हुई उन्हें कीड़े खा गए हैं। इसलिए मुझे बहुत नुकसान हुआ है। और हाँ, तुम भी अपने लिए कहीं और मजदूरी तलाश करो। जमींदार जी, मैं तो अपना मसला लेकर आया था, आपने तो मेरी मजदूरी ही बंद कर दी। अब इस बारिश में कौन मुझे काम देगा? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह अब कोई और काम धंधा ढूंढना होगा। फसल हुई नहीं और जमीन तो बेच रहा हूँ। अब कोई नया धंधा ही शुरू करना पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा? रास्ते में उसे कुछ मजदूर खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं और खेतों के मालिक उन्हें काम करते हुए देख रहा होता है। शाबाश, इधर से भी खुदाई करो। हाँ भाई, तुम्हारा क्या काम है? खेतों के मालिक ने चंपक को देखते हुए कहा। नमस्ते सेठ जी, मैं भी एक मजदूर हूँ और अब तक अनाज, सब्जी, फल गोदाम और मंडी लाने ले जाने का काम करता था। अब नए काम की तलाश में हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ जी, हर किस्म का काम कर सकता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है, लेकिन खेती बाड़ी का काम बहुत मुश्किल होता है। खुदाई करना है, हल चलाना है, खाद डालना है, फसल बोना और काटना कुछ भी आसान नहीं है। सभी काम मेहनत मांगते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इनमें से कोई भी काम आपके पास है? काम तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पहले से बहुत से मजदूर हैं। तुम ऐसा करो, जब अनाज तैयार हो जाए तो इसे गोदाम पहुंचाने के लिए आ जाना। वैसे भी तुम यहाँ काम पहले भी कर चुके हो। लेकिन सेठ जी, अनाज की तैयार होने में तो बहुत समय बाकी है। अभी मुझे तो काम की अभी जरूरत है। अभी तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम कटाई के मौसम में आना। ये कहकर खेतों का मालिक चल पड़ता है और चंपक काम की तलाश में दोबारा निकल पड़ता है। फिर रास्ते में चंपक को गांव की उस्तानी का घर नजर आता है। वो सोचता है कि मैडम जी रोज स्कूल पढ़ाने जाती हैं। इनको जरूर किसी काम वाले की तलाश होगी जो बर्तन कपड़े धो जाए। कोई ना, मैं इनसे पूछ लूं। ये सोचकर चंपक गांव की टीचर के घर का दरवाजा बजाता है। नमस्ते मैडम जी, मैं चंपक हूँ। हाँ जी चंपक, बताए कैसे आना हुआ? मैडम, क्या आपके घर में कोई काम करने वाला चाहिए? मैं सब काम कर लेता हूँ। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े और बर्तन धोना, ये सब मेरे एक हाथ का काम है। मेरे पास तो पहले ही एक काम वाली मौजूद है, वरना मैं आपको रख लेती। ये सुनकर चंपक बहुत उदास हो जाता है। वो जगह जगह काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर वो थक हार के एक दुकान के बाहर बैठ जाता है। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल टीवी वाले बता रहे थे कि इस दफा बहुत बारिश होगी और तूफान, सैलाब आने का भी खतरा है। अरे टीवी वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हमें ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। पिछली दफा बताया कि सावन में कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें याद है कि मेरे सारे माल मवेशी सैलाब में बह गए थे। हाँ हाँ, तुम तो ठीक कहते हो।
उनकी बातें सुनकर चंपक की परेशानी और चिंता मजीद बढ़ जाती है और वो वहाँ से कुछ खाए पिए बगैर घर चला जाता है। चंपक मन ही मन में सोचता है कि दीपाली कितनी पुरुम्मीद थी कि मुझे काम मिल जाएगा। अब मुझे बगैर किसी अच्छी खबर के आते देखकर कितना मायूस होगी। जब चंपक घर पहुंचता है तो देखता है कि दीपाली बिस्तर में होती है और बुखार से तड़प रही होती है। ओ दीपाली, दीपाली, अरे ये तुम्हारी माँ को क्या हुआ? माँ को शदीद बुखार हुआ है और उन्हें सख्त सर्दी लग गई है। अरे ये तो बेहोश है। मैं कुछ दवाई का इंतजाम करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। शायद मुझे सुरेश से पैसे उधार दवाई के लिए मांग लेने चाहिए। ये कहकर चंपक सुरेश के घर की तरफ चल पड़ता है। और उसके दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद सुरेश घर से बाहर आता है। अरे चंपक मियाँ, इस वक्त खैर है? कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सुरेश, दीपाली बुखार से तप रही है और मेरे पास दवा लाने के पैसे भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं दवाई और डॉक्टर दोनों का इंतजाम कर लूं। बहुत महंगाई है चंपक, इस महंगाई में 1 रुपए की बचत नहीं कर पाता। फिलहाल तो मेरा अपना हाथ ही बहुत तंग है और बहुत सा कर्ज चुकाना है, वरना मैं तुम्हें जरूर पैसे देता। ये कहकर सुरेश घर का दरवाजा बंद कर देता है। चंपक अभी घर के बाहर ही होता है कि उसे आवाज आती है। चंपक था, पैसे मांग रहा था, कह रहा था अगले महीने वापस कर दूंगा, लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं है और कोई काम भी नहीं। फिर कैसे वापस करता, तो मैंने नहीं दिया। सुरेश ने अपनी पत्नी को बताया। चंपक दरवाजे के बाहर उनकी बातें सुन लेता है और मायूस होके वहाँ से चला जाता है। फिर वो सेठ जी के घर चला जाता है। अरे तुम तो वही हो जिसे मैंने बताया था कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। तुम फिर आ गए? नहीं सेठ जी, काम के लिए नहीं आया। मेरी पत्नी बहुत सख्त बीमार है, उसके लिए दवाई का इंतजाम करना है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और दवाई के पैसे भी अगले महीने लौटा दूंगा। तुम जानते हो मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत से मजदूर हैं, रोज कोई ना कोई बहाना बना के मुझसे पैसे ले जाते हैं। अब भला मैंने कोई कर्ज देने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ? लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैसे तो पेड़ों पर लगते नहीं। इस तरह रोज रोज लोगों को कर्ज देता रहूं तो मैं एक दिन खुद सड़क पर आ जाऊंगा। माफ करना, इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपक घर की तरफ चल पड़ता है और सोचता है, इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं भी पागल हूँ जो लोगों से मदद मांगने निकल पड़ा। चंपक अपनी सोच में चला जा रहा होता है कि रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और अपने होश खो बैठता है। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। वो चंपक को बीच रास्ते में पड़ा देखकर परेशान हो जाती है। बेटा, क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है और बुखार में तड़प रहा है। ऊपर से बारिश भी होने वाली है। शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया खुद से बातें कर रही होती है। वो चंपक को अपने घर ले जाती है और उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखती है। थोड़ी देर बाद चंपक होश में आ जाता है और पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो दवाई की तलाश में निकला था। और अब कौन है? मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। ऊपर से बारिश का मौसम था तो मैं तुम्हें अपने घर ले आई। माँ जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे घर जाना होगा। बेटा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। तुम्हारा अभी बिस्तर से उठना ठीक नहीं है। अभी आराम करो, सुबह चले जाना। आप मुझे भली औरत मालूम होती हैं। ऊपर वाला आपको खुश रखे। शुक्रिया बेटा, लेकिन तुम बेहोश होकर क्यों गिर पड़े? बाजी, मेरे घर की छत से पानी टपक रहा था। बरसात के डर से मैंने सुबह से घर की मरम्मत का बंदोबस्त करने निकला हुआ था। मेरी बीवी बीमार हो गई। बस उसी की दवाई के लिए लोगों से उधार मांग रहा था कि न जाने खुद कब बेहोश हो गया, और अब आंख खुली तो आपके घर में हूँ। फिर तो बेटा तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। ये ना हो तुम्हारी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ले जाओ और उनसे दवाई खरीद के ले जाओ। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में कोई अपना भी किसी की मदद नहीं करता, और आप एक अनजान आदमी की मदद कर रही हैं। बेटा, हम इंसान इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए है, वरना फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? ठीक कह रही हैं आप। मैं ये पैसे अभी ले तो रहा हूँ, लेकिन जरूर लौटा दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी तरह किसी और की मदद कर देना। ये कहकर बुढ़िया चंपक को एक थैली देती है। वो बुढ़िया का शुक्रिया अदा करता है और अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर और दवाई का इंतजाम करता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और बुढ़िया की दी हुई थैली में दीपाली के इलाज के बाद भी बहुत से पैसे बच जाते हैं। दोनों पति पत्नी उन पैसों से एक पकोड़ों की दुकान लगाते हैं। गांव क्या, गांव के इर्द गिर्द के सभी लोग उस दुकान के पकोड़े खाने के लिए आते हैं। एक दिन सुरेश उसकी दुकान के करीब से गुजर रहा होता है। अरे भैया सुरेश, कहाँ जा रहे हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। या कुछ पकौड़े लेते जाओ, रास्ते में खा लेना। भैया, मेरा बेटा सख्त बीमार है, उसी की दवा के लिए कुछ पैसे उधार मांगने जा रहा हूँ। चंपक, तुम्हें याद है एक दफा तुम पैसे उधार मांगने आए थे? उस दिन मेरे पास पैसे थे, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से तुम्हारी मदद नहीं की, और देखो अब मुझे उसकी सजा मिल रही है। अरे नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हें किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। तुम अपने भाई से पैसे ले जाओ, जब दिल चाहे वापस कर देना। लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त पैसे दे देने चाहिए थे। कोई बात नहीं भैया, रात गई बात गई। ऊपर वाला तुम्हारे बच्चे को सेहत दे। फिर चंपक सुरेश को कुछ पैसे देता है और वो खुशी खुशी अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद एक आदमी काम से थका हारा चंपक की दुकान पर आता। भाई, एक प्लेट पकौड़ी और एक कप चाय देना। अरे जमींदार जी, आप कैसे हैं? आपका नया कारोबार कैसा चल रहा है? कौन सा कारोबार चंपक? कारोबार तो बना ही नहीं। जमीन जिसको बेची वो तो ठग निकला और मेरे पैसे और जमीन के कागजात लेके भाग गया। शायद तुम गरीब की बद्दुआ लग गई। अगर उस दिन तुम्हारी छोटी सी मदद कर देता तो आज ये हालत नहीं होती। नहीं साहब जी, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी आपको। रोजी रोटी में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। मेरे पास अब पैसे तो रहे नहीं। अगर तुम्हें किसी दुकान का पता हो जिन्हें मुलाजिम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जमींदार जी, ऊपर वाले की कृपा से मेरा कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कुछ दिनों तक एक और दुकान खोलने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ मुलाजमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चंपक, तुम एक भले आदमी मालूम होते हो। जमींदार पकोड़े खाने के बाद चला जाता है। चंपक और उसकी पत्नी भी शाम को दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। चंपक की पत्नी रास्ते में उससे पूछती है, चंपक, बहुत दिन हो गए, अब तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है।
तुम्हें उस नेक बुढ़िया के घर जाना चाहिए और उसका पैसा उसे वापस कर देना चाहिए। हाँ दीपाली, तुम ठीक कहती हो। मैं सुबह ही जाऊंगा और उस बुढ़िया को उसके पैसे वापस करके आऊंगा और साथ में दोबारा शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। सुबह होते ही चंपक उस बुढ़िया के घर की तरफ चल पड़ता है। वो दरवाजा बजाता है और एक आदमी बाहर आता है। हाँ जी, आप कौन? नमस्ते, मैं चंपक। यहाँ एक बुढ़िया रहती हैं। मैं उनसे मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरी बुरे वक्त में बहुत मदद की है। कौन सी बुढ़िया? वो लगभग 80 साल की औरत थी जिन्होंने मेरी मदद की। वो इसी घर में रहती थी। अरे भैया, मेरे घर में तो कोई औरत नहीं है, सिर्फ मेरी माँ थी और उसको फौत हुए 40 साल हो गए। पिछले 40 साल से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अरे मुझे याद है, माँ जी यहीं रहती थी। आप शायद गलत जगह पर आए हैं। यहाँ पर कोई औरत नहीं रहती। ये कहकर आदमी घर का दरवाजा बंद कर देता है। और चंपक हैरान परेशान घर वापस आ जाता है। घर पहुँचते ही दीपाली उससे पूछती है, हाँ जी, पैसे वापस कराए? दीपाली, बहुत अजीब वाकया पेश आया है। मैं बुढ़िया के घर गया, लेकिन वह बुढ़िया नहीं थी। वहाँ बस एक आदमी था और उसने मुझे बताया कि घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं है और वो अकेला रहता है। शायद गलत घर में चले गए होंगे आप। नहीं, मुझे उस घर का पता बहुत अच्छे से याद है और वो घर भी, क्योंकि मैं उस घर में 3-4 घंटे रहा। वो वही घर था। है ना हैरानी वाली बात? हाँ, है तो सही, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारे बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए होगी। वो बुढ़िया मेरे लिए फरिश्ता बन के आई। मैं उसको एक बार मिलना चाहता हूँ और उसके पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ। आपको याद है उस बुढ़िया ने आपको क्या कहा था? तुम भी मेरी तरह दूसरों की मदद किया करना। अब हम उसे ढूंढ तो नहीं पाए, लेकिन मेरा ख्याल है हमें ये पैसे दूसरों की मदद के लिए खर्च करने चाहिए। हाँ, ये बात तुमने सही कही। शायद मुझे यह कर्ज ऐसे ही चुकाना चाहिए। चंपक उन पैसों से गरीबों की मदद करता है और उसके बाद भी वो हमेशा अपनी दुकान में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखता था और उसकी इस नेकी की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।